प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं बेटा आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। असुविधा हुई है बेटा और उस असुविधा के लिए खेद है। और इस परिवार की तरफ से जो भी आपको असुविधा हुई है 2 दिन के लिए कंटेंट नहीं पहुंचा है, वी आर रियली रियली सॉरी फॉर दिस बेटा। और आज एक बार फिर से सर आपके सामने हाजिर हो गए हैं बहुत ही शानदार से कंटेंट के साथ। 2 चैप्टर बचे उनको खत्म करेंगे। आज हम प्यारे बच्चों एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और मैं आपको बता दूं बेटा चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है बेटा क्या, आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या पढ़ने वाले प्यारे बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या है बेटा ये? पौधों, आप कह सकते हैं सर पौधों और बच्चा किसका? जंतुओं का संरक्षण। पौधों और जंतुओं का संरक्षण आप कह सकते हैं। किस प्रकार हम इनका बचाव कर सकते हैं, किस प्रकार हम इनकी रक्षा कर सकते हैं, किस प्रकार हम इनको सुरक्षित रख सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं क्लैरिटी चेक कर लूँ फटाफट से सभी बच्चों, एक बार मैं क्लैरिटी चेक कर लूँ। चलो जी, आपके लिए थोड़ा क्लैरिटी चेक कर देता हूँ फटाफट से, ठीक है जी, ताकि समस्या ना आए जी। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेल एंड क्लियर आपको दिख रहा होगा शायद। हाँ जी सर, बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है, उसको मैं ठीक कर देता हूँ बस आपके लिए एक बार। ठीक है जी बेटा, आ जाए, करें स्टार्ट। हाँ जी, करें बेटा, बोलो चैप्टर शुरू करें। आओ बेटा, तो इसमें प्यारे बच्चों अपना जो पहला टॉपिक है वो है डिफोरेस्टेशन है बेटा। क्या है? डिफोरेस्टेशन है ना। जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है इसमें वो पढ़ना है डिफोरेस्टेशन। मतलब क्या है बेटा? मतलब है प्यारे बच्चों वनों की कटाई। वनों में क्या होते हैं? पौधे ही तो पाए जाते हैं और पौधों का संरक्षण आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, पौधों का बचाव आपको बेटा इस चैप्टर में करना है। तो अगेन पौधे भी बेटा क्या है आपके जंगलों में पाए जाते हैं, वनों में पाए जाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो हमारी नीड के लिए, हम हमारी चाहे कोई भी नीड हो, हमारी नीड के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं बेटा। हम फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं बेटा? क्लियर कर रहे हैं। ये क्या है? ये है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। वनों को समाप्त करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। फॉर व्हाट? फॉर, हो सकता है वो आपका इंडस्ट्रियल पर्पज हो, इंडस्ट्रियल पर्पज हो सकता है आपका वो एग्रीकल्चरल पर्पज हो एंड अदर पर्पजेज, हो सकता है कोई और पर्पज हो, लेकिन किसी ना किसी अपने ही कार्य के लिए हम वनों को क्लियर करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। इसे कहते हैं डिफोरेस्टेशन। क्या कहते हैं? डिफोरेस्टेशन बेटा। क्या क्या क्या? ये जो आपके यूज हैं है ना, ये आपके कार्य हैं, जैसे कि औद्योगिक, जैसे कि कृषि तथा अन्य कार्यों के लिए वनों को साफ करना प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों डिफोरेस्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? डिफोरेस्टेशन कहलाता है प्यारे बच्चों। और ये तो मैंने आपको हाईलाइट किया है 2-4 यूज, कि हो सकता है इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है एग्रीकल्चरल यूज हो सकता है अपने कोई और पर्पज हो। मैं डिटेल में बताऊंगा, टेंशन ना लो। मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं बच्चों किस किस पर्पज के लिए हम वनों की कटाई कर रहे हैं। रीजन क्या है बेटा इसके पीछे? इसके पीछे रीजन क्या है बेटा? इसके पीछे कारण क्या है? हम लोग क्यों बेटा वनों की कटाई कर रहे हैं? हम क्यों वनों की कटाई कर रहे हैं? हो सकता है सबसे पहले कोई नेचुरल रीजन हो बेटा, कोई नेचुरल रीजन हो, मतलब कोई प्राकृतिक कारण भी हो सकता है जिससे वन साफ हो रहे हैं। अब सर ये प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो सूखा पड़ जाए, उनकी मैं डिटेल में बात करूंगा, टेंशन ना लो। जैसे कि सूखा पड़ गया मान लो किसी जगह पे, अगर सूखा पड़ जाता है किसी जगह पे
कुदरत का करिश्मा है, हमने कुछ थोड़ी कुछ किया है। तो पानी नहीं पहुंचेगा पौधों तक, जो जंगल के पौधे हैं सूख के खत्म हो जाएंगे। या मान लीजिए कहीं किसी भी प्राकृतिक घटना के कारण बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, और उस बहुत भयंकर गर्मी के कारण क्या होता है, कहीं छोटी सी भी आग लग जाती है ना, वो पूरे जंगल में फैल जाती है, आपको पता है बेटा। तो ये भी एक प्राकृतिक कारण है, आपको पता होगा। या चक्रवात आ जाए, बहुत तेज हवाएं चलें और सारे पौधे को गिरा देती हैं, ये भी क्या है बेटा, एक प्राकृतिक रीजन है। कोई साइक्लोन आ जाए, है ना, तो प्राकृतिक कारण तो जो प्रकृति से पैदा होते हैं वो होते हैं प्राकृतिक कारण। उसके अलावा अब क्या कहेंगे, हो सकता है फॉरेस्ट की जो आग है, क्या बेटा, फॉरेस्ट की जो क्या है बेटा, आग है ना, उससे भी क्या होते हैं, जंगल करते हैं। ये कहते हैं वनों में आग लगना, वनों में आग लगना, जो फॉरेस्ट फायर्स है उससे भी क्या होता है, जंगल खत्म होते जा रहे हैं। मैं एक एक कारण आपके साथ साझा कर रहा हूं बेटा। तीसरा, सीवर, कहीं ड्रोट आ जाए, मतलब कोई भयंकर सूखा पड़ जाए, कोई भयंकर सूखा पड़ जाए कहीं पे, तो वहां से भी क्या हो रहा है बेटा, वहां से भी क्या हो रहा है, वहां से भी आपके जंगल खत्म हो रहे हैं, वन खत्म हो रहे हैं, फॉरेस्ट हम खत्म कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं सर, इसके अलावा और रीजन हो सकते हैं बेटा, आप ये मान लीजिए। चौथे रीजन की अगर मैं बात करूं तो आप ये भी कह सकते हैं कि मान लो कोई इंडस्ट्रियल यूज भी हो सकता है ना, हो सकता है किसी क्या इंडस्ट्रियल यूज के कारण, है ना, कहीं किसी उद्योग में उपयोग है, औद्योगिक उपयोग के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। अब औद्योगिक में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको पता है जिस पेपर का आप यूज करते हो, दिन रात पेपर पे लिखते हो, आप लोग प्रैक्टिस करते हो, या हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनको महीने में 4 नोटबुक चाहिए, वो पेपर कहाँ से बनता है, वो पेपर लकड़ी से ही तो बनता है। और लकड़ी कहाँ से लाई जाती है, जंगल काट के तो लाई जाती है, बोलो है कि नहीं। टिम्बर इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री है, कहाँ से लाई जाती है लकड़ी, लकड़ी जंगल से लाई जाती है, वनों को काट के लाई जाती है। इंडस्ट्रियल यूज के कारण बेटा हो सकता है एग्रीकल्चरल यूज हो, जो मैंने मोटे मोटे तो आपको पहले ही बता दिए थे। एग्रीकल्चरल क्या हो बेटा, आपका यूज हो सकता है कृषि के लिए आपको क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, कृषि के लिए भी हम जंगल काट रहे हैं, या लैंड के लिए भी हम काट देते हैं, क्या दिक्कत है ना। एग्रीकल्चरल लैंड आप कह सकते हो इसको। आप एक काम करो, यूज की बजाय ऐसे कह दो कि एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, मतलब कृषि के लिए अगर हमें जमीन चाहिए तो हम किसका नुकसान कर रहे हैं, जंगल का ही नुकसान कर रहे हैं बेटा हम लोग वैसे एक्चुअल में आप देखो तो। क्योंकि मान लो कहीं ना कहीं, मैं आपको बताता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आज मान लो मेरे पास, मेरे हिस्से में एक एकड़ जमीन आती है, कल मान लो मेरे 4-5 बेटे हो गए, सपोज करो आप 4-5 बेटे हो गए, सपोज करो आप। अब वो 4-5 बेटों में 1 एकड़ क्या होगा, बटेगा। जब 1 एकड़ जमीन का बटेगा 4-5 लोगों में, तो क्या उनके हिस्से आएगा, कुछ हिस्से नहीं आएगा। जब उनके पास जमीन कम रह जाएगी तो कृषि के लिए उनको जमीन चाहिए, जब कृषि के लिए उनको जमीन चाहिए बेटा, तो वो कहाँ जाएंगे, वो कहीं ना कहीं आसपास जंगलों को क्या करेंगे, साफ करेंगे, और वहां से कृषि की जमीन पैदा करेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग जंगलों को काट रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए भी जंगलों को काट रहे हैं। अपनी मम्मी जो है वो खाना बना के देती है, स्वादिष्ट खाना आप रोज सुबह शाम खाते हो, वो चूल्हे पे बना के देती है, लकड़ी जला रही है। वो लकड़ी कहाँ से लेके आई जाती है, जंगलों से लेके आई जाती है ना। और हम बता दें आपको, जैसे मैं जिस लोकेलिटी में रहता हूँ, जिधर जंगल पड़ता है, अगर उधर कोई महिला पेड़ काटती पकड़ी जाती है, बैन है, बंद है, उसको जेल भी हो सकती है, उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो ये क्योंकि हम जंगलों को बचा रहे हैं भाई। 7वां और क्या है, फर्नीचर यूज के लिए। प्यारे बच्चों फर्नीचर बनाने के लिए भी हम कहाँ जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे घर में इतना फर्नीचर पड़ा है, बेड है, टेबल है, चेयर है, सब फर्नीचर किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। और वो लकड़ी कहाँ से आती है प्यारे बच्चों, वो लकड़ी जंगल से ही तो आती है बेटा। वो लकड़ी कहाँ से आती है, जंगल से तो आती है। और ये भी चलो इसमें मेंशन कर लो आप, पेपर मेकिंग के लिए, है ना। इसको अगर आप अलग से पॉइंट बना लो, कोई बात नहीं, तो आपको याद रहेगा, है ना। कागज बनाने के लिए भाई साहब, कागज बनाने के लिए भाई साहब, हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, कागज बनाने के लिए भी हम लोग जंगलों से लकड़ी काट के लेके आ रहे हैं। लकड़ी काट के लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बिल्कुल लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है ना कहीं अपने ही सेल्फ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं हम प्रकृति पे अटैक कर रहे हैं, नेचर को अटैक कर रहे हैं। नेचर में जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सोर्स है,
रिसोर्स है, संसाधन है, जिसको आप फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल कहते हैं, वन कहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी हम कटाई करते जा रहे हैं, उनको हम कम करते जा रहे हैं अपने सेल्फ यूज के लिए। ये सभी उसके कारण हो सकते हैं बेटा, जिनके कारण हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं। वी आर क्लियरिंग आवर फॉरेस्ट, वी आर क्लियरिंग आवर फॉरेस्ट फॉर ऑल दीज रीजन्स। और इसके नुकसान है, हमें इसकी कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे, हमें इनके नुकसान झेलने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि जंगल काटने के क्या क्या नुकसान हैं, आपको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ेंगे अगर आप जंगलों को काट रहे हो तो। बट यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है, फटाफट से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी, इसको हम ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। चले आ जाओ, ठीक है, क्लियर है, आ जाओ भाई साहब। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कलर कॉम्बिनेशन बढ़ा देंगे कोई बात नहीं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कलर कॉम्बिनेशन चेक कर लूँ मैं, आपको दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है बेटा, इसके परिणाम आपको क्या भुगतने पड़ेंगे अगर आप जंगल काट रहे हैं, तो इसके परिणाम आपको क्या भुगतने पड़ेंगे, आइए सुनिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे जंगल काटने की। आइए बेटा, अगर आप जंगल काट रहे हैं बेटा, तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस तो आपको यही फेस करना पड़ेगा, क्या कि इंक्रीज इन लेवल ऑफ CO2, इंक्रीज इन लेवल ऑफ CO2, और which leads to भाई साहब ग्लोबल वार्मिंग। ये मैंने आपको शायद पिछले चैप्टर में भी ये बात बताई होगी कि CO2 का स्तर बढ़ने से, CO2 का स्तर बढ़ने से क्या हो रहा है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में डिटेल में बताया था ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और ये सब जंगल काटने से ही हो रहा है बेटा। मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था, आप याद करो, मैंने आपसे कहा था प्यारे बच्चों कि जो पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं, और उसको अब्जॉर्व करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, आपको पता होगा, एक ग्रीन हाउस प्रभाव करने वाली गैस है, जो एक्चुअल में क्या करती है, जो सन से रेडिएशन आती है उसको एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती है, कैद कर लेती है। तो CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो जितना उसका स्तर कम होगा उतना ही अच्छा है। अब पौधे क्या करते हैं, पौधे आपके कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं बेटा। अब जब तुम जंगल काट रहे हो, पौधे कम हो रहे हैं, और प्यारे बच्चों जब पौधे कम हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम हो रहा है, अब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है, आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है बेटा कि ये आपके जंगल काटने के कारण ही हो रहा है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा प्यारे बच्चों और क्या हो रहा है, आइए जानते हैं, आइए जानते हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, जो आपका भूजल है बेटा, उस भूजल का स्तर, उस भूजल का स्तर गिरता जा रहा है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपके अंदाज में समझा दो, सुनो तो प्यारे बच्चों, क्यों गिरता जा रहा है भूजल का स्तर। आपको पता है जो पेड़ की जड़ें हैं, द रूट्स ऑफ ए प्लांट, जो मिट्टी को भी बांध के रखती है और साथ साथ वो पानी को भी ऊपर रखती हैं, मिट्टी की जड़ें पानी को भी ऊपर रखती हैं। जब पौधे खत्म हो रहे हैं तो जो आपका पानी है, जो ग्राउंड वाटर है, जिसको ऊपर रखती है, बांध के रखती है, अपनी तरफ अपने आसपास रखती है जो पौधे की जड़ें, अगर पौधे खत्म होंगे तो जो ऊपर का पानी है वो क्या होगा, नीचे जाने लग जाएगा और भूजल का स्तर गिरने लग जाएगा। अब जो भूजल है, ग्राउंड वाटर है, ये बहुत जरूरी है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, आपको याद होगा, ये पीने योग्य पानी भी देता है, तो उसका स्तर जितना ऊंचा हो उतना ही बढ़िया है। और ये कॉन्सिक्वेंस है बेटा, एक परिणाम है कि इससे क्या हो रहा है, भूजल का जो स्तर है वो क्या होता जा रहा है बेटा, आपका गिरता जा रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो बोलो क्लियर है, क्लियर है क्या? ठीक है, सुनो तीसरा क्या है, तीसरा प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड टेम्परेचर, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड टेम्परेचर। क्या हो रहा है बेटा, जो आपका पॉपुलेशन नहीं, पॉल्यूशन आप बोलिए इसको थोड़ा सा, ठीक, पॉल्यूशन। अगर आप जंगल काट रहे हो
अगर आप वनों की कटाई कर रहे हो, अगर आप पौधों को काट रहे हो बेटा, तो इससे क्या हो रहा है? प्रदूषण तथा बेटा ताप में वृद्धि हो रही है। दोनों का कारण ऊपर लिखा हुआ, आप ध्यान से देखो। अगर पौधे नहीं है, अगर प्लांट्स नहीं है बेटा, तो उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक पोल्यूटेंट गैस है, प्रदूषक गैस है, तो प्रदूषण भी होगा। और ये आपका क्या करता है? जो सोलर रेडिएशन है उसको ट्रैप करता है, कैद करके रखता है, ठीक है क्या? अगर ये सोलर रेडिएशन को कैद करके रखता है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है बेटा, जो आपका पर्यावरण का ताप है, वायुमंडल का ताप है, वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो दोनों काम करती है बेटा, पोल्यूशन भी क्रिएट करती है जंगलों के काटने से, और ताप में भी क्या होती है बेटा? आपकी वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है, चलो। इसके अलावा क्या करती है बेटा? इसके अलावा आपको क्या और कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे? ध्यान से देखना, और क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं बेटा? जो आपका चौथा कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड रेनफॉल। सिंपल सी बात है, अगर पौधे हैं ना बेटा, पौधे हैं ना, तो पौधे जो आपकी उपजाऊ मिट्टी होती है, जो आपकी फर्टाइल सॉइल होती है, उसको अपनी जड़ों से बांध के रखते हैं बेटा। कौन? पौधे, प्लांट्स। अगर प्लांट्स काट दोगे तो वो जो उपजाऊ मिट्टी है जिसको वो पौधे अपने जड़ों से बांध के रखते हैं बेटा, वो भी ऐसी बात है, क्या होगी बेटा? वो नहीं रहेगी। तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो क्या होगी? कम। क्या है? मिट्टी की उर्वरता क्षमता तथा वर्षा कम होता है। और ये तो आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा होगा ना बेटा। क्या पढ़ाया जा रहा है बेटा? कि अगर पौधे काट दोगे तो बारिश कम होगी बेटा। बारिश क्या होगी? कम। पता आपको बारिश कैसे होती है? समुद्र से पानी उठता है, इवोपरेट होता है, उसका वाष्पीकरण होता है, उसका वाष्पीकरण होता है, वो एक्चुअल में स्टीम के रूप में ऊपर जाता है, और वो जम के क्या बनाता है? बादल बनाता है। क्या बनाता है? बादल। और वो बादल बरसते हैं एक सूटेबल टाइम पे, जिससे क्या होती है बेटा? आपकी बारिश होती है। तो बेटा अगर आप पौधे कटाई ज्यादा करोगे, अगर पौधे कम होंगे आपके एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में, या आपकी जो पृथ्वी पे पौधों की संख्या कम होगी बेटा, तो बारिश की संभावना भी उससे घटती है बेटा। पांचवा, पांचवा ये बेटा, इंक्रीज इन फ्लड्स एंड ड्रोट। दोनों में क्या होगा? बढ़ावा होगा बेटा। सूखा तथा बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? देखो, सूखा इसलिए कि बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो ड्रोट के चांसेस ज्यादा है बेटा। क्या? ड्रोट के चांसेस ज्यादा है। जहां तक फ्लड की बात है बेटा, क्या होता है? पौधे क्या करते हैं? पानी, जो भी आपका, जैसे मान लो एक जगह पानी भरा हुआ है, अगर वहां पे कोई प्लांट है, तो प्लांट की जो रूट्स होते हैं, जो उसकी जड़ें होती हैं, वो पानी को अब्जॉर्ब करती है, पानी को धरती के अंदर खींच लेते हैं। अगर पौधे नहीं है, बहुत कम पौधे हैं, तो अगर पानी किसी स्थान पे भर गया ना, तो वो उस स्थान पे भरा ही रहेगा बेटा, ना वो अब्जॉर्ब होगा। और जब एक ही जगह पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, जब बहुत ज्यादा भर जाता है, तो उससे क्या आता है? फ्लड आता है, बाढ़ की संभावना बढ़ती है। ठीक है जी। छठा जो है, ये फर्टाइल लैंड को, जो आपकी क्या थी? उर्वरता वाली क्या थी आपकी बेटा? लैंड थी, मिट्टी थी, उसको कन्वर्ट करता है बेटा। बिल्कुल, देखो फर्टाइल जो, जहां से मतलब जहां से आपको अच्छी फसल मिलती है, अगर पौधों की संख्या कम कर दोगे, वनों को काट दोगे, जो फर्टाइल लैंड है वो ड्राई लैंड में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। वो बंजर में, सूखी या बंजर जमीन आप बोल सकते हैं, वो जो है वो आपकी बंजर जमीन में क्या हो जाएगी? रूपांतरित हो जाएगी। अगर आप पौधों की कटाई कर रहे हो, अगर आप वनों की कटाई कर रहे हो, अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, तो ये कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलने पड़ेंगे बेटा, ये परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे। अगर तुम फॉरेस्ट क्या कर रहे हो? उसकी कटाई कर रहे हो, अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, अगर आप वनों की कटाई कर रहे हो, एक एक करके सभी को रिवाइज करो। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी,
ग्राउंड लेवल का, ग्राउंड वाटर का जो क्या है लेवल कम होता चला जाएगा, पॉल्यूशन और टेम्परेचर बढ़ जाएगा आपके एटमॉस्फेयर में, फर्टिलिटी और सॉइल की घट जाएगी, रेनफॉल भी क्या होगा, घट जाएगा, और बाढ़ और जो आपका सूखा है उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और जो आपकी फर्टाइल लैंड है, जो आपकी उपजाऊ मिट्टी है, इसको आप उपजाऊ मिट्टी भी कह सकते हो, तो आपकी उपजाऊ मिट्टी है बेटा वो बंजर मिट्टी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ये सभी कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलने पड़ेंगे। फटाफट से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसे कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, इसे कहते हैं मरुस्थलीकरण, इसे कहते हैं मरुस्थलीकरण। ये जो है ना आपकी डेजर्टिफिकेशन कहते हैं इसे, डेजर्टिफिकेशन मतलब क्या है, ये मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण। सर ये मरुस्थलीकरण क्या होता है, वही होता है जी कि फर्टाइल लैंड है ना जो आपकी, वो डेजर्ट लैंड में, ड्राई लैंड बोलिए डेजर्ट लैंड बोलिए, आपको पता है ना मरुस्थल की मिट्टी किसी काम की नहीं होती, रेगिस्तान की मिट्टी किसी काम की नहीं होती, वो बालू टाइप में हो जाती है, वहां जल्दी से फसल भी नहीं होती। तो ये जो है ना फर्टाइल लैंड वो डेजर्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, वो उपजाऊ मिट्टी क्या होती है, बंजर जमीन बन जाती है। इसे कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, इसे कहते हैं मरुस्थलीकरण, मतलब आपकी उपजाऊ जमीन से मरुस्थल बन जाएगा पूरा का पूरा। भाई साहब बहुत नुकसान है यार, आप देख सकते हो। और इतने नुकसानों के बारे में जानने के बाद भी हम उन एक्टिविटीज को छोड़ नहीं रहे, हम डिफोरेस्टेशन को कम नहीं कर रहे हैं। भाई कम करो, नहीं करोगे तो आपको इन सबको झेलना पड़ेगा। अगर हम डिफोरेस्टेशन को कम नहीं करेंगे तो हमें ये चीज झेलनी पड़ेगी, और हम तो चलो झेल लेंगे पर अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा अगर हम इस चीज को नहीं रोकेंगे तो। भाई साहब बोलो क्लियर है क्या? फटाफट से मेरे प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। भाई साहब कोई समस्या है तो आप मुझे जरूर बताएंगे बेटा, कोई समस्या है तो आप मुझे जरूर बताएंगे, नहीं तो हम चलेंगे आगे बेटा, नहीं तो हम चलेंगे आगे बेटा। चले आगे, चले, चलो जी ले लिया स्क्रीनशॉट, बोलो फटाफट से बेटा। चलो सर ले लिया, आ जाओ सर। अब हम चलते हैं कुछ सिंपल टर्म्स की बात करेंगे। यहाँ से पिछली बार एक प्रश्न आया था बेटा इस डिफोरेस्टेशन से, पिछले एग्जाम में चेक करना, मैं बताऊंगा आपको, बहुत जल्दी बताऊंगा। अब जी अगला एक टॉपिक है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। जैव विविधता, नाम बता रहा है यार, विविधता। जो हिंदी के बच्चे हैं वो समझते हैं विविधता का मतलब क्या होता है, विविधता का मतलब क्या होता है, वो बच्चे समझते हैं इस चीज के बारे में कि जो हमारा जीव मंडल है, जो हमारा बायोस्फीयर है जिसमें हम लोग रहते हैं, इसमें पता नहीं कितनी प्रजातियां रहती है। जैसे हम ह्यूमन है, हम ह्यूमन है, ये एक प्रजाति है, ये एक स्पीसीज है, ये क्या है कि स्पीसीज है। हम ह्यूमन है बेटा, ये क्या है कि प्रजाति है। ऐसे ही बेटा कोई प्लांट की स्पीसीज रहती है, कोई एनिमल की स्पीसीज रहते हैं, हम भी एनिमल की क्या है बेटा एक स्पीसीज ही तो है। बहुत सारी प्रजातियां आपके जीव मंडल में पाई जाती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां आपके जीव मंडल में पाई जाती है। आपके बायोस्फीयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या पाई जाती हैं, स्पीसीज पाई जाती हैं। और विविधता क्या होता है, विविधता होता है एक ही जगह पे बहुत सारी अलग अलग चीजों का रहना। जैसे हम बोलते हैं अपने देश में लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, भाषा की विविधता है। भारत देश में हर राज्य में लगभग अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इतने 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 अपने छोटे से भारत देश में सोचो कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो एक ही जगह पे अलग अलग भाषाएं बोली जा रही है ना, ये क्या है, भाषाओं में विविधता। ऐसे ही जो अपना जीव मंडल है उसमें अलग अलग क्या रहती है, स्पीसीज रहती है, क्या रहते हैं, अलग अलग स्पीसीज रहती है। उसको हम क्या कहते हैं जी, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। उसको हम कहते हैं जी जैव विविधता। क्या कहते हैं जी, जैव विविधता कहते हैं। अलग अलग स्पीसीज का पाया जाना अपने में वो क्या कहलाता है बेटा, क्या होता है, जैव विविधता। ये कहते हैं क्या है, सुनो, ये है स्पीसीज रिचनेस इन बायोस्फीयर। ये क्या है, जीव मंडल में, जीव मंडल में प्रजातियों की उन्नता या प्रजातियों की संख्या बोल सकते हैं, या बहुत अधिक संख्या भी आप बोल सकते हैं।
बहुत अधिक संख्या को हम कहते हैं जैव विविधता। कि हमारा जो जीव मंडल है, जो अपना बायोस्फीयर है बेटा, इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं बेटा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या, ठीक है क्या। हाँ क्या है जी, डिफाइन की जाती है, डिफाइंड एज नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन ए रीजन, इन ए रीजन। कोई भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने डिफरेंट टाइप्स की लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं, कितने डिफरेंट प्रकार की लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं बेटा, वो कहलाता आपका बायोडाइवर्सिटी, है ना। किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र में जीवन रूपों की संख्या, जीवन रूपों की संख्या। अब आप अपने आसपास ही देख लो, नजर लगाओ अपने आसपास, हम नजर गाड़ो, आपको मानव भी दिख जाएंगे, ह्यूमन भी, आपको डॉग्स दिख जाएंगे, आपको कैट्स दिख जाएंगे, आपको गोट दिख जाएंगे, आपको सीप्स दिख जाएंगे, आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स दिख जाएंगे, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स दिख जाएंगे बेटा। आपको बहुत सारी चीजें आपको क्या होगी बेटा, वहां से दिखाई देने लग जाएंगी। एक सेकेंड बेटा, ठीक है। अलग अलग आपको स्पीशीज दिखेंगी, आप अपने आसपास देखो ना, जहां आप रहते हो वहां पे अलग अलग प्रजातियां आपको दिखाई देंगी। मैं समझाऊंगा प्रजाति क्या होता है, वेट कीजिए। बट एक क्षेत्र में कितनी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, कितनी प्रकार के जीवन रूप पाए जाते हैं, कितनी प्रकार की लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं किससे बेटा, उस क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी से हम बेटा क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। बोलो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, किससे, बायोडाइवर्सिटी से उसको हम क्या करते हैं बेटा, डिफाइन करते हैं। कोई समस्या है तो बता दीजिए मुझे, बोलो 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 भाई। हाँ, अब इसके अंदर सब कुछ आ जाता है बेटा, जैसे आपका वाइल्ड लाइफ हो, फिशरीज हो, फॉरेस्ट हो, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है बेटा, है ना, है ना। कह रहा है इट सपोर्ट्स all essential forms of life, it supports all essential forms of life like wildlife, like fisheries, like forest, etc. हमारे इस बायोडाइवर्सिटी में सबको सब कुछ आ जाता है, चाहे आपका वाइल्ड लाइफ हो, है ना, जंगली जानवर हो, चाहे आपकी मछलियों की प्रजाति हो, है ना, चाहे आपके एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में एक पर्टिकुलर एक बायो जीव मंडल का निर्माण करते हो, उसमें अलग अलग प्रकार के पौधे हो बेटा, इसके अंदर सब कुछ आ जाता, आप ये कह सकते हो इसके अंदर सर सब कुछ आ जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो भाई क्लियर है कि नहीं है ना, ठीक है। चले, सभी प्रकार की लाइफ फॉर्म्स को ये सपोर्ट करती है। थोड़ा सा मैं स्पेस बना लूँ आपका हो तो बेटा, ताकि थोड़ा सा इसका इस्तेमाल और कर लूँ मैं। क्या लिख दूँ इसकी हिंदी, लिख दो, यह है जीवन के सभी रूपों जैसे जंगली जानवर, मछलियां, वन इत्यादि, इधर लिख देता हूं बेटा, ठीक है ना, नीचे नहीं जाना है, इत्यादि रखता है, इत्यादि रखता है। मतलब आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये सभी प्रकार की लाइफ फॉर्म्स को बेटा सपोर्ट करती है। चाहे वो आपका जंगली जानवर एक अलग ही कैटेगरी आपके बनाते हैं, मछलियां एक अलग आपकी स्पीसीज के अंदर आती हैं, आपके वन हो चाहिए, है ना, उस बायोस्फीयर में बहुत सारी स्पीसीज आपको पाई जाती हैं, ये सभी को सपोर्ट करता है। और इसके अंदर सभी सम्मिलित हैं, इसके अंदर क्या है बेटा, आपके सभी सम्मिलित हैं। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या, बोलो बोलो। और जैसे मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट बोलता जा रहा हूं, इसको आप देखना, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स
डेलिकेट बैलेंस इन नेचर। वन, प्रकृति में नाजुक संतुलन को बना कर रखते हैं। सर ये क्या लिखवा दिया लाइन, जरा समझाओ ना प्लीज। सुनो बेटा, जो आपका नेचर का बैलेंस है, जो आपका प्रकृति का संतुलन है, उसको बनाने में फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा क्या है, रोल है बेटा। और फॉरेस्ट किस में आता है? फॉरेस्ट एक प्रकार से एक बायोडाइवर्सिटी तो है, जैव विविधता तो है। देखो फॉरेस्ट के अंदर कितनी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं बेटा। तो जैसे चाहे आपका अगर वन बहुत ज्यादा है तो बारिश टाइम टू टाइम होती रहेगी, रेनफॉल टाइम टू टाइम होगा। रेनफॉल टाइम टू टाइम होगा तो एक्चुअल में क्या होगा, जो आपकी जो मिट्टी है उसकी उर्वरता क्षमता अच्छी बनी रहेगी, है ना। जो आपकी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो अच्छी मेंटेन रहेगी। उसके साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगलों में रहने वाले जीव हैं, उनका भी सब कुछ बेटा अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ हमारे पास जो जंगल से क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए, जो हमें चाहिए जंगल से, वो भी हमें टाइम पे मिलता रहेगा। तो एक प्रकृति का संतुलन सा बना रहेगा, है ना। अच्छी खासी घास होगी तो हिरन घास खा लेगा, और अच्छे खासे हिरन होंगे तो शेर हिरन खा लेगा। अगर ये बैलेंस बिगड़ गया, सोचो, अगर ये बैलेंस बिगड़ गया, संतुलन बिगड़ गया, अगर शेर को खाने के लिए हिरन नहीं मिला तो शेर कहाँ जाएगा? शेर अपने गांव में आएगा, शहरों में आएगा और मानव को खाने लग जाएगा बेटा। तो ये बैलेंस बनाए रखने के लिए फॉरेस्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट आपके प्रकृति के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। बोलो भाई साहब, ये बात क्लियर है क्या? बोलो, अरे ये बात क्लियर है क्या? हाँ। और जो एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट होते हैं, कुछ मैं टर्म बताऊंगा जो आपको याद रखनी है ना। उनको हम बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। जो जंगलों में रहने वाले जीव होते हैं बेटा, जो आपके जंगलों में रहने वाले जो आपके जीव होते हैं, उनको हम जंगली जीव के नाम से जानते हैं। अब कभी ये टर्म आपको सुनाई दे वाइल्ड एनिमल, आप देख रहे हो सर ये वाइल्ड एनिमल क्या होते हैं? जितने भी जंगल में जीव रहते हैं, चाहे आपका शेर हो, चीता हो, हिरन हो, है ना, चाहे आपका खरगोश हो, चाहे कोई हो, जंगली जीव जो है, जंगली हो, नीलगाय हो, जो भी जंगल में जीव रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? जंगली जीव के नाम से जानते हैं, है ना। जो जीव जंगल में पाए जाते हैं सर, उनको हम किस नाम से जानते हैं? जंगली जीव के नाम से जानते हैं। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। हाँ। और जो पौधे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाते हैं, प्लांट्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, आर कॉल्ड फ्लोरा ऑफ दैट एरिया, है ना। इसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे, इसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे उस क्षेत्र की वनस्पति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वनस्पति। ये फ्लोरा एंड फोना आपने सुना है क्या कभी? फ्लोरा एंड फोना, सर ये इस दिस इज द फ्लोरा ऑफ दिस रीजन, दिस इज द फोना ऑफ दिस रीजन। फ्लोरा और फोना आपने नाम सुना है ना। किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों को हम उस क्षेत्र का फ्लोरा कहते हैं, कि भाई इस क्षेत्र में ये फ्लोरा है, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो आपके पौधे होते हैं बेटा, उनको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? फ्लोरा ऑफ दैट एरिया, मतलब उस क्षेत्र की वनस्पति के नाम से हम जानते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अभी मैं कंटिन्यू करूंगा इसको आगे, अभी मैं इसको कंटिन्यू आगे करूंगा। पहले बताओ ये बात क्लियर है क्या? बोलो ये बात क्लियर है क्या? ये पॉइंट क्लियर है क्या? बताओ आप। चलो एक बार पॉइंट को मैं रिवाइज करवाता हूं बेटा आपको। बायोस्फीयर, पहले बताओ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या होती है? कि जीवमंडल में अलग अलग प्रकार की स्पीशीज पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, बहुत प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। इसी को हम कहते हैं विविधता, इसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी बेटा। कि स्पीशीज रिचनेस इन ए बायोस्फीयर, जीवमंडल में प्रजातियों की बहुत अधिक संख्या को पाया जाने का कहता है आपका जैव विविधता कहलाता है बेटा। और डिफाइंड एज नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन ए रीजन, किसी विशेष क्षेत्र में जीवन रूपों की संख्या क्या होती है? वहां की बायोडाइवर्सिटी होती है। जैसे एक क्षेत्र में मान लो 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, तो उसकी बायोडाइवर्सिटी कितनी है बेटा? 4 है। उसकी जैव विविधता कितनी है बेटा? 4 है। उसके बाद ये जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, ये सभी लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करती है बेटा।
चाहे भले ही वाइल्ड लाइफ हो, फिशरी हो, फॉरेस्ट हो, सबको सपोर्ट करती है, सबको रखता है, सबको सम्मिलित रखता है। उसके बाद क्या है, जो फॉरेस्ट है जो एक प्रकार से एक बायोस्फीयर ही है, एक बायोडाइवर्सिटी का ही काम करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं बेटा। फॉरेस्ट हमारे नेचर का बैलेंस बनाए रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर 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 जो फॉरेस्ट में एनिमल जो रहते हैं, जो फॉरेस्ट में रहने वाले क्या है, एनिमल है, जो जंगली जीव हैं, जो जंगल में रहने वाले जीव है बेटा, उनको हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल, जंगली जीव। उसके बाद किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट्स को हम कहते हैं फ्लोरा, FLO आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, स्पेलिंग कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरा ऑफ दैट एरिया, उस क्षेत्र की वनस्पति हम कहते हैं। बोलो क्लियर है क्या? फटाफट से स्क्रीनशॉट मान लो, मैं आगे चलता हूं फिर। बोलो भाई, मैं आगे चलूं क्या? चलो जी, आ जाओ। ये किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे हैं। अब जीव की बात करेंगे, है ना। एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं उसका फोना। फ्लोरा एंड क्या होता है बेटा? फ्लोरा एंड फोना होता है बेटा, है ना, है ना, है ना। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव वहां के क्या कहलाते हैं? वहां के जीव जंतु कहलाते हैं। हिंदी वर्ड तो कोई बात नहीं, हिंदी वर्ड में तो कोई समस्या भी है नहीं बेटा, हिंदी वर्ड तो बहुत सिंपल से है, बट इंग्लिश वर्ड याद रखना। एनिमल जो आपके किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसको हम फोना कहते हैं, और जो प्लांट पाए जाते हैं उसको हम फ्लोरा कहते हैं। और ये नाम आपने सुना होगा, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा प्लांट्स के लिए, फोना किसके लिए बेटा? एनिमल्स के लिए। बोलो यार, बोलो बोलो, क्लियर है क्या? चलो आगे चले सर, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, species found in a particular area, species found in a particular area, in a particular area, जो प्रजातियां बेटा आपकी पाई जाती हैं, है ना, क्या है जी, जो आपकी प्रजातियां पाई जाती हैं, है ना, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम बोलते हैं उस एरिया की एंडेमिक स्पीसीज। स्पीसीज उस एरिया के हम क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में जो प्रजातियां पाई जाती है, चाहे वो पौधे की प्रजाति हो, चाहे वो जंतु की प्रजाति हो, उसको हम, हाँ, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियां, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियां, पाए जाने वाली प्रजातियां क्या कहलाती है? उस क्षेत्र की स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? उस क्षेत्र की स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। क्या दोनों पॉइंट क्लियर है? बोलो भाई साहब, बोलो, तीनों पॉइंट क्लियर है क्या? किसी स्पेसिफिक रीजन के जो प्लांट्स हैं उनको हम फ्लोरा कहते हैं, एनिमल है उनको हम फोना कहते हैं, स्पीसीज है उनको हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। क्लियर है क्या ये तीनों बातें? अब जब आप बता रहे हो सर इतनी बातें, कलर मैं चेंज जरूर करना चाहूंगा। काफी टाइम से यही कलर चल रहा है, देखते हैं कौन सा कलर पिक करें। काफी टाइम से यही कलर चल रहा है, एक बिल्कुल डार्क सा कलर मुझे पिक करना है। आ जाओ बेटा, मैं एक बात करना चाहूंगा स्पीसीज की। ये जो प्रजातियां हैं, जिसको आप बार बार प्रजातियां प्रजातियां कह रहे हो सर, एक वर्ड आप यूज कर रहे हो, स्पीसीज स्पीसीज स्पीसीज, प्रजाति प्रजाति प्रजाति, तो ये सर प्रजाति है क्या? ये प्रजाति है क्या सर? प्रजाति किसे कहते हैं बेटा? प्रजाति किसे कहते हैं बेटा, है ना। किसी भी पॉपुलेशन में एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है, एक जीवों का समूह होता है जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकता है ना, जो आपस में रिप्रोडक्शन करके अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता है। तो किसी किसी पॉपुलेशन में, किसी जनसंख्या में कुछ जीवों का एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, उस ग्रुप को हम प्रजाति कहते हैं। क्या है जी? क्या है जी? क्या है जी? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ए पॉपुलेशन बेटा, in a population beta which can interbreed, which can interbreed
इंटरब्रीड क्या होता है आपको बढ़िया समझाऊंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इंटरब्रीड क्या होता है बेटा, है ना, जनसंख्या में जीवों का वो समूह, जनसंख्या में जीवों का समूह जो प्रजनन कर सकता है, उसको हम प्रजाति कहते हैं। जैसे आप ह्यूमंस को ही लगा लो भाई, हम लोग प्रजनन करके, हम लोग रिप्रोडक्शन करके, हम लोग इंटरब्रीडिंग करके, मैंने आपको पढ़ाया नहीं था यार रिप्रोडक्शन का चैप्टर, हम लोग रिप्रोड्यूस करके, मेल और फीमेल क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और वहां से अपने जो बच्चे हैं उनको पैदा करते हैं। तो एक 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 जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन करके अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, अपना जो प्रजाति है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उस समूह को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रजाति कहते हैं। उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। जो इंटरब्रीड कर सकता है, जो रिप्रोडक्शन कर सकता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रजाति कहते हैं। क्लैरिटी क्लियर है क्या बेटा? क्लैरिटी क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम प्रजाति कहते हैं। छोटी छोटी प्यारी प्यारी टर्म है जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही आती है, बस इनको मैं एक एक करके आपके सामने खोलता हुआ चल रहा हूं बेटा, एक एक करके आपके सामने उनको खोलता हुआ चल रहा हूं। बोलो बोलो, ठीक है जी। देखिए जी, और कुछ बातें सुनिए। क्या है जी, एनिमल्स विच कैन एक्सटिंक्ट को हम इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। जो जीव आने वाले भविष्य में उसकी प्रजाति खत्म हो सकती है ना, है ना, जीव जो भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, जीव जो भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, उनको हम संकट ग्रस्त जीव कहते हैं। उनको हम संकटग्रस्त जीव कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि टाइगर जो है, टाइगर चीता, उसकी संख्या बहुत समय मतलब काफी समय से लगातार घटती जा रही है। जो टाइगर नाम की एक पॉपुलेशन है, या एक आप बोल लीजिए स्पीसीज है टाइगर नाम की, जो चीता की जो प्रजाति है, आपको पता है समय के साथ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है ना, इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। हो सकता है आने वाले भविष्य में आपको टाइगर दिखे ही ना, ये प्रजाति ही खत्म हो जाए, ये स्पीसीज ही खत्म हो जाए, तो वो टाइगर क्या हो गया आपका, इंडेंजर्ड एनिमल हो गया। क्या हो गया, संकटग्रस्त जीव हो गया, जो आने वाले भविष्य में खत्म हो सकता है। और इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक प्रोजेक्ट है, क्या है, सेव टाइगर। सेव टाइगर नाम का एक प्रोजेक्ट है ना, विच इज लॉन्च्ड टू सेव टाइगर, लॉन्च्ड टू सेव टाइगर, है ना, है ना, बोलो भाई, है ना, ये समझ गए ना। टाइगर को बचाने के लिए जो एक आपने एक स्कीम लॉन्च की है सेव टाइगर नाम से, कभी आ जाए ये सेव टाइगर नाम की स्कीम है, ये किस जीव को बचाने के लिए, किस जीव की प्रजाति को बचाने के लिए लॉन्च की गई है, तो टाइगर को बचाने के लिए हमने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है सेव टाइगर। क्या है, सेव टाइगर। बोलो क्लियर है क्या भाई साहब, बोलो क्लियर है क्या भाई साहब, बोलो क्लियर है क्या भाई साहब, है ना, चले आगे चले क्या। तो यही चीजें हैं जो आपको बेटा कर लेनी है, ये बातें आपको बायोडाइवर्सिटी में सीख लेनी है बेटा, ये सारी बातें, ये सारी की सारी बातें आपको बायोडाइवर्सिटी में सीख दी है ना। सेव टाइगर या प्रोजेक्ट टाइगर भी इसको हम कई बार बोलते हैं, कई बार इस नाम से भी आ जाता है, सुनना, यही चीज कई बार इस नाम से भी आ जाती है, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, हाँ। और ऐसी कौन से जीव है जो भविष्य में विलुप्त होते दिख रहे हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ये ऐसे जीव है बेटा जो भविष्य में विलुप्त होते दिख रहे हैं बेटा, है ना, ये जीव हैं जो आपको ऐसे भविष्य में विलुप्त होते हुए दिख रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, सेव टाइगर, या मोर स्पेसिफिकली क्या है बेटा आपका, ये प्रोजेक्ट टाइगर इसका नाम है, जो टाइगर को सेव करने के लिए लॉन्च किया गया है।
क्लियर है क्या? चलो भाई फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। आगे आपको कुछ दो और इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। आगे चलो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो अब मैं कुछ टर्म्स आपको बोलता जाऊंगा और उन टर्म्स का मतलब सीखते जाएंगे। पता नहीं कहाँ से क्या छोटा क्वेश्चन बन जाए, तो लेफ्ट तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। टर्म्स बोलता जाऊंगा, आप मतलब सीखते जाना। ले लिया था आपने स्क्रीनशॉट बेटा? ओके। एक टर्म है, देखना, एक टर्म है बेटा, एक टर्म है देखना, जिसका नाम है प्रोटेक्टेड एरियाज। इसका मतलब अपने रेफरेंस में क्या होता है हम सीखते हुए चलेंगे बेटा, है ना। संरक्षित क्षेत्र आप बोल सकते हैं। क्या है बेटा? संरक्षित क्षेत्र आप इसे बोल सकते हैं। सर ये है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सर प्रोटेक्टेड एरिया? ये क्या है सर आपका प्रोटेक्टेड एरिया? क्या है जी आपका प्रोटेक्टेड एरिया है जी? चलो आओ बेटा, ये एक जियोग्राफिकल स्पेस है, recognized and managed by government for long term conservation of, क्या बेटा? for long term conservation of nature, culture and ecosystem, long term conservation of nature, culture एंड इकोसिस्टम। सर नाम समझा रहा है, रटना तो कुछ नहीं है इस क्लास में आके। प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित क्षेत्र, हमारे कंट्री में या कहीं विश्व की बात कर लो, ये कुछ वो क्षेत्र हैं, वो भौगोलिक क्षेत्र हैं जो सरकार के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, सरकार के द्वारा डेवलप किए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? लंबे समय तक दीर्घकालिक संरक्षण करना है प्रकृति का, संस्कृति का, प्रकृति का, संस्कृति का, और बेटा मेरे पारिस्थितिकी तंत्र का, बेटा इकोसिस्टम का। बोलो बोलो बोलो। सरकार द्वारा प्रबंधित भौगोलिक क्षेत्र जो प्रकृति और क्या है संस्कृति और क्या है पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालीन संरक्षण के लिए होते हैं। इस क्लास में आके रटना तो कुछ भी नहीं है, इस क्लास में आके रटना तो कुछ भी नहीं है बेटा, आपको पता होगा। रटना क्यों नहीं है? सुनो यार, कोई बड़ी बात थोड़ी मैंने बोली है जो आप इतना घबरा रहे हो यार। मैंने कहा है कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल स्पेस होते हैं, कुछ ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जो सरकार उसको पहचानती है और उसको प्रबंधित करती है, आइडेंटिफाई करती है और मैनेज करती है, ताकि हम सुरक्षित रख सके, संरक्षण कर सके, कंजर्वेशन कर सके, लंबे समय तक कंजर्वेशन कर सके। किसका? हमारी, चाहे वो नेचर का हो, प्रकृति का हो, चाहे वो कल्चर का हो, किसी रीति रिवाज का हो, किसी पर्टिकुलर कल्चर का हो, या इकोसिस्टम का हो, या पारिस्थितिकी तंत्र का हो। इनके लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन के लिए, दीर्घकालीन संरक्षण के लिए कुछ क्षेत्र सरकार मैनेज कर रही है और पहचान रही है। उन क्षेत्रों को हम कहते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज, उनको हम बोलते हैं संरक्षित क्षेत्र। यार नाम से ही सब कुछ स्पष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताओ बेटा। ऐसे छोटे छोटे नाम है जिनका मतलब मैं आपको समझाने वाला हूं, जिनका मतलब मैं आपको समझाने वाला हूं। अरे बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? बोलो। अब एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपने नाम सुना होगा। वन्य जीव अभ्यारण्य। अरे यहाँ तो तुम घूमने भी जाते होगे, क्या पता, क्या आप तक घूमने भी जाते हो आप लोग?
सेंचुरी का आपने नाम नहीं सुना? ये बर्ड सेंचुरी है, ये एनिमल सेंचुरी है ना? बर्ड सेंचुरी भी आपने एक आध नाम सुना होगा यार, ऐसी तो बात नहीं है ना? ये ऐसे प्लेस हैं, ये ऐसे प्लेस हैं जहां पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? हंटिंग से, और उनको बढ़िया कंडीशन, सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं। अब लोग क्या हो रहे हैं, हम लोग वन्य जीवों का शिकार कर रहे हैं। शिकारी जाते हैं, हिरन को गोली मार के आ जाते हैं, लॉयन को गोली मार के आ जाते हैं, बाघ को गोली मार के आ जाते हैं। जबकि उनकी संख्या इतनी घटती जा रही है, तो हमें ये जरूरी है कि हम वाइल्ड लाइफ को क्या करें? प्रोटेक्ट करें। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ क्षेत्र बनाए गए हैं जिनको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना? क्या है? प्लेसेस टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स फ्रॉम hunting and give them comfortable place for living। वो जगह जहां पे हम वन्य जीवों को शिकार से बचाते हैं बेटा, है ना? वह जगह जहां वन्य जीवों को शिकार से बचा के रखते हैं तथा आसान जीवन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, उनको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं बेटा। और सरकार ने बना रखी है ऐसी बहुत सारी, क्योंकि वन्य जीवों का संरक्षण बहुत जरूरी है, कि वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है बेटा। तो उन्हीं के लिए, ताकि कोई उनका शिकार ना करे, ताकि कोई उनका लिए हंटिंग ना करे, ये प्रोटेक्टेड एरियाज हमने बना रखे हैं। और उनको हम जो खाना पानी पीने के लिए जो चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, वो सब उनको हम क्या करते हैं बेटा, वहां पे प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अब दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेटा आपकी, एक मधुमलाई और एक चिल्का। ये भी याद रखना बेटा, एक है मधुमलाई सेंचुरी, कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो दो फेमस सेंचुरी हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और एक है चिलिका, चिलिका बर्ड सेंचुरी। ये कहाँ है? ओडिशा में है बेटा। जहां से आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है, याद रखना। ये दो फेमस बर्ड सेंचुरी और क्या है? एनिमल सेंचुरी है बेटा, जहां से आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी मैंने आपको बता दी है। मधुमलाई तो नाम से आपको समझा होगा, साउथ के अंदर है, साउथ के अंदर है ना, तमिलनाडु के अंदर। और चिलिका बर्ड सेंचुरी कहाँ है बेटा? ओडिशा में है। ये वो जगह है जहाँ पे हम उन वाइल्ड एनिमल्स को हंटिंग से बचाते हैं, शिकार से बचाते हैं बेटा। तो शायद ये दोनों चीज आपको लगभग एक जैसी है, दोनों चीजें, कोई बात नहीं, दोनों चीजें लगभग एक जैसी ही है। बट यहाँ पे हंटिंग अलाउड नहीं है बेटा। यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन करते हैं बेटा, किसी पर्टिकुलर नेचर, कल्चर एंड इकोसिस्टम का। क्या दोनों बातें मेरे प्यारे बच्चों आपको क्लियर है क्या? ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे जो मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ एक एक करके, ठीक है ना? क्या बोलो क्लियर है क्या बेटा? आगे चलूँ क्या? पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलूंगा। और डाउट है तो अभी मेरे से बोलो सर कि डाउट है, आपके डाउट जरूर क्लियर की जाएंगे। चले भाई, चले, चलो जी। इसके अलावा ऐसी जगह और होती है, क्या होती है? नेशनल पार्क्स तो आपने सुने ही होंगे। यहाँ तो घूमना भी अलाउड है, आपको पता होगा, भ्रमण करना अलाउड है ना? राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान, ये नाम सुना होगा ना आपने नेशनल पार्क का। तो क्या आज हम उस नेशनल पार्क में घूम के आ रहे हैं? क्या होता है? ये होते हैं रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ। मतलब वन्य जीवों के लिए आकर्षित है, आकर्षित नहीं है बेटा, सॉरी, आरक्षित है। मतलब यहाँ पे हम वन्य जीवों को रखते हैं, सब उन्हीं का कंजर्वेशन बेटा।
हम सब उन्हीं की सुरक्षा कर रहे हैं। बोलो भाई, उन्हीं की सुरक्षा कर रहे हैं। हाँ ठीक है जी। मेंटेन्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय गवर्नमेंट, मेंटेन एंड प्रिजर्व्ड बाय गवर्नमेंट फॉर पब्लिक विजिट। यहाँ पे हम जा सकते हैं बेटा, देख के आ सकते हैं उनको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम भ्रमण कर सकते हैं, यहाँ पे हम भ्रमण कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हाँ जी। सरकार द्वारा रख रखाव तथा सुरक्षा दी जाती है ताकि जन भ्रमण हो सके। नेशनल पार्क से यार सिंपल बात है, कोई मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात कर नहीं रहा हूँ। ईवीएस है, ईवीएस आपको पता होगा बेटा, है ना। ये जो नेशनल पार्क है, पहली बात तो यहाँ पे सिर्फ कौन रह सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, है ना। यहाँ पे सिर्फ कौन रह सकते हैं, वाइल्ड एनिमल। यहाँ पे लोग नहीं रह सकते बेटा, लोगों का रहना अलाउड नहीं है वहां पे बेटा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। और इनको मेंटेन और प्रिजर्व किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि पब्लिक विजिट हो सके, ताकि जन भ्रमण हो सके, ताकि लोग जाके उसको देख सके, है ना, ताकि हम वहां पे भ्रमण कर सके और उनको हम देख सके। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या। हाँ, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है, कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है। अगर एक दो आपको एग्जांपल चाहिए, जगह बना लूं। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बताता हूं आपको बेटा। एक है रणथंभौर नेशनल पार्क, कहाँ है, राजस्थान में है बेटा। एक है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है बेटा आपका, एमपी में है। दो इंपॉर्टेंट बेटा आपके क्या है, नेशनल पार्क से जो आपको याद रखने हैं, जहां से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। बोलो भाई, बिल्कुल बन सकता है। और एक याद रखना बेटा, एक सतपुड़ा नेशनल पार्क है, जो फर्स्ट रिजर्व पार्क ऑफ इंडिया है बेटा। भारत का पहला आरक्षित क्या है, उद्यान कौन था सतपुड़ा नेशनल पार्क इज फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। रिजर्व पार्क बोलो, फॉरेस्ट बोलो, बात तो एक ही, कोई बात नहीं। रिजर्व फॉरेस्ट आप बोल सकते हैं, है ना। फॉरेस्ट तो अच्छी बात है, पर आरक्षित फॉरेस्ट क्या होता है, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, जहां पे हम सुख सुविधाएं देते हैं, जहां पे हम रिजर्वेशन देते हैं, जहां पे हम प्रिजर्वेशन करते हैं, जहां पे हम मेंटेनेंस करते हैं। हम का मतलब हमारी गवर्नमेंट, हम का मतलब हमारी गवर्नमेंट। तो पहला जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है, वो भारत देश का पहला आरक्षित क्या था बेटा आपका, वन था, जो गवर्नमेंट मेंटेन किया था, जिसको गवर्नमेंट ने मेंटेन किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, जो आपको याद कर लेना है। तो ये है जी नेशनल पार्क। कहीं ना कहीं ये सब वो चीजें आपको बता रहा हूं, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जहां पे हम वन्य जीवों का संरक्षण कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं बेटा, इन सभी जगहों पे। बोलो भाई, नेशनल पार्क क्या होते हैं, क्यों होते हैं, शायद ये बात अभी आपको समस्या नहीं आएगी। अगर है तो आप प्लीज मुझे बता दो, यहीं पे क्लियर कर लेंगे प्यारे बच्चों। होने तो नहीं चाहिए बेटा। चले आगे, चलो जी। अगला जो चीज है ना, वो है जी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है भाई, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है जी। आओ जी, ऐसी एक जगह और होती है जिसका नाम है बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है जी, बायोस्फीयर रिजर्व है। ये अलॉटेड लैंड होती है बेटा, अलॉटेड लैंड फॉर वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ट्राइबल कम्युनिटी लिविंग इन दैट एरिया। अच्छा सर, इसमें तो है ना वन्य जीवों के साथ साथ लोग भी रह सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ वन्य जीव ही रह सकते हैं, यहाँ तो वन्य जीवों के साथ साथ वो आदिवासी क्या होती है, कम्युनिटी भी रहती है बेटा,
जो वहां पे कहीं ना कहीं उनकी रक्षा करती है बेटा, है ना, है ना, है ना, अरे बोलो, 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 क्या है ये वन्य जीवों तथा पौधों और वहां पर रहने वाले आदिवासी समाज के लिए आरक्षित भूमि है। तो बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है, एक ऐसी भूमि है जिसको हमने एलोकेट कर दिया है, दे दिया है, अलॉट कर दिया है, बांट दिया है। इसके लिए अगेन वाइल्ड लाइफ प्लांट्स के लिए, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए और ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, जो वहां पे कहीं ना कहीं उस वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करते हैं, उनका रेख रखाव करते हैं, देखभाल करते हैं। ये वो आदिवासी समुदाय है जो वनों का क्या करते हैं बेटा, संरक्षण करते हैं, वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं, वन्य पौधों का संरक्षण करते हैं, उनका रखरखाव करते हैं, मेंटेन करते हैं। उन सभी को जो जमीन काट के दी जाती है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ये सब उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं बेटा मैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, है ना। जैसे आपका पंचमढ़ी है और आपका नीलगिरी है, ये दो बायोस्फीयर रिजर्व बेटा। क्या है आपका? पंचमढ़ी है और आपका नीलगिरी है। ये दो फेमस क्या है बेटा आपके बायोस्फीयर क्या है, रिजर्व्स। सब वो क्षेत्र हैं जहां पे कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं बेटा वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की, जहां पे हम कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं क्या, वन्य जीवों के संरक्षण की, सुरक्षा की हम कोशिश कर रहे हैं। ये सारे के सारे वो क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों, और बस अलग अलग नाम इनको दिए गए हैं। क्या दिए गए इनको? अलग अलग नाम दिए गए हैं। बता दो यहां तक कोई समस्या है तो किसी बच्चे को। देखो मैं आपको फिर देख लो ना, आप सारे के सारे प्रोटेक्शन एरियाज है। चाहे आप ऐसे बोल लो, चाहे आपका प्रोटेक्टेड एरिया की बात कर लो, ये भी प्रोटेक्शन के लिए है। चाहे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लो, ये भी प्रोटेक्शन के लिए है। चाहे आप नेशनल पार्क्स की बात कर लो, ये भी प्रोटेक्शन के लिए है। चाहे आप किसकी बात कर लो, बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लो, ये भी तो प्रोटेक्शन के लिए है बेटा। क्लियर है क्या? आई होप क्लियर है बेटा, कोई समस्या तो नहीं होगी मेरे किसी बच्चे को। पक्का ना? ओके ना? डन ना? टकाटक ना? ठीक है सर, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे चलता हूं, फटाफट से करो। चले भाई, चलो जी। एक एक रेड डेटा बुक होती है, रेड डेटा बुक, हिंदी में यही बोल लो आप, रेड डेटा बुक है तो बुक ही कोई भाई साहब, कोई ना कोई बुक ही है बेटा, है ना। क्या है? कोई ना कोई क्या है बेटा, बुक ही तो है। हाँ, क्या है जी, अगेन है क्या ये, सुन लो। ये सोर्स बुक है, मेंटेन्ड बाय IUCN। सुनना इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म है, एग्जाम में आ सकती है, इसलिए ध्यान से सुन लो। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। समझ में आया कुछ? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एक संस्था है, एक अंतरराष्ट्रीय संघ है, उसके द्वारा मेंटेन की जाती एक बुक है, रेड डेटा बुक बेटा। क्या है? क्या है बेटा? क्या है? क्या है? प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु एक अंतरराष्ट्रीय संघ होता है जिसको IUCN कहते हैं। और ये जो IUCN नाम का ये संस्था है, ये एक बुक मेंटेन करके रखता है, एक सोर्स बुक मेंटेन करके रखता है, जिसमें किसकी जानकारी होती है ना, ट्रैक होता है, रिकॉर्ड, इसमें होता है ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज,
ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। क्या है बेटा, विलुप्त होने वाले पौधों तथा जंतुओं की प्रजातियों का रिकॉर्ड होता है बेटा, किसके अंदर, इस रेड डेटा बुक के अंदर। सवाल कहीं से बनेगा, सर को कोई टॉपिक छोड़ने की आदत नहीं है, एक दो एडिशनल टॉपिक करवाने की ही आदत है कि कुछ दे जाऊं मेरे बच्चों को, बस कंटेंट तो दे ही जाऊं, जो वेल प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट है फॉर एनवीएस लैब साइंस, उसके साथ दो चार बातें आपको और दे जाऊं, मैं कोशिश करता हूं बेटा। तो एक रेड डेटा बुक एक बुक है बेटा, जो मेंटेन की जाती है IUCN के द्वारा, और जो बेसिकली किसकी जानकारी रखती है बेटा, इंडेंजर्ड स्पीसीज की क्या रखती है बेटा, आपकी ये जानकारी रखती है। अरे बोलो, जानकारी रखती है, अरे बोलो भाई। हाँ चलो जी, आगे आगे एक वर्ड आएगा, समझो उसका मतलब क्या होता है, माइग्रेशन, प्रवास। क्या वर्ड है भाई, माइग्रेशन नाम का वर्ड है, प्रवास नाम का क्या है, वर्ड है। क्या है, वर्ड है। बोलो, इसका मतलब होता है मोमेंट ऑफ, मोमेंट ऑफ बोलिए आप, बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल हैबिटेट टू अदर प्लेसेस। कुछ पक्षी और कुछ जीव अपने मूल निवास से किसी और स्थान पे क्या करते हैं बेटा, प्रवास करते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, माइग्रेशन बेटा। पक्षियों तथा जंतुओं का, पक्षियों तथा जंतुओं का अपने मूल निवास से किसी और स्थान जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, अपने मूल स्थान को छोड़ के क्यों जाते हैं दूसरी जगह, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, मौसम में बदलाव के कारण, मौसम में बदलाव के कारण। कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो ठंड में रहना पसंद करते हैं, फिर जब उनके मूल निवास पे गर्मी पड़ती है, बहुत तेज गर्मी पड़ती है जो उसको सहन नहीं होती, जो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में किसी और जगह चले जाते हैं, फिर जब सर्दी आ जाती है तो वापस अपने मूल निवास पे आ जाते हैं। ऐसे को हम बोलते हैं प्रवास करना, माइग्रेशन करना। मतलब उनका कोई, जैसे उनका एक मूल ठिकाना तो होता है, उनका एक ओरिजिनल हैबिटेट तो होता है, पर जब कंडीशन चेंज होती है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो वो अपने मूल निवास को छोड़ के भाग जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, माइग्रेशन कहते हैं। अरे बोलो, क्लियर है क्या बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। बोलो, क्लियर है क्या। अब जैसे कुछ बर्ड है, जैसे डक है, गीज है, फ्लेमिंगो है, क्रेन्स है, ये कुछ ऐसे बर्ड है बेटा जो इंडिया में आते हैं बेटा, है ना। सीजन में क्या होते हैं, इंडिया में आते हैं, अपने ओरिजिनल स्थान से चले कहाँ आते हैं, इंडिया में आते हैं। ये कम टू इंडिया। वैसे ये इंडिया की स्पीसीज नहीं है बेटा, वैसे ये भारत की प्रजाति नहीं है, बट जब इनके ओरिजिनल हैबिटेट पे, इनके मूल निवास पे जब मौसम में बदलाव आते हैं तो ये इंडिया चल के आते हैं। ये कुछ बर्ड्स है, ये क्या है बेटा, कुछ बर्ड्स हैं जिनका मैंने नाम दिया है। ये कुछ बर्ड्स हैं, कुछ पक्षी हैं जो भारत में प्रवास करके आते हैं, जो भारत में माइग्रेट करके आते हैं। जैसे बतख हैं, गीज हैं, फ्लेमिंगो भी एक बर्ड है बेटा, और आपका क्रेन भी एक बर्ड का ही नाम है। ये कुछ बर्ड हैं जो इंडिया में आते हैं माइग्रेशन के लिए, प्रवास के लिए भारत में आते हैं, और फिर जब इनके हालात अनुकूल हो जाते हैं तो ये वापस चले जाते हैं जहाँ से इनका
ओरिजिनल हैबिटेट है, मूल निवास है, इसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। छोटी छोटी चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, बस मैं करवाता जा रहा हूँ, आप सुनते जाओ, इनसे क्वेश्चन आएगा नहीं। चले क्या भाई, चले क्या भाई, चलो सर, चलो सर, चले, चलो जी, आओ, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। अब जी एक टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, एक टॉपिक है जी रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, कागज का पुनर्चक्रण, कागज का पुनर्चक्रण। हम क्या कहते हैं, हम ये कह रहे हैं भाई कागज किससे बनता है, लकड़ी से बनता है, कागज किससे बनता है, लकड़ी से बनता है भाई। अब अगर आप कागज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो जितना अधिक इस्तेमाल आप कागज का करोगे उतने ही जंगल काटे जाएंगे, पेड़ काटे जाएंगे, वन काटे जाएंगे, डिफोरेस्टेशन होगा। तो क्या करें सर, इसका निपटारा बताओ। कागज का यूज तो करना पड़ेगा, हमारे लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट है, जरूरी है यूज करना कागज का। पढ़ाई लिखाई कैसे होगी आप बताओ, डेटा कैसे रिकॉर्ड होगा आप बताओ। तो कागज का इस्तेमाल करने के लिए आप क्या करो, इसका रिसाइकलिंग करो, कागज को रिसाइकल कर लो। कोई बेकार कागज हो जाता है ना, उसको मशीन में डाल के फिर से नया कर लो, इसे कहते हैं कागज का पुनर्चक्रण, कागज का रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो ये करना आवश्यक है बेटा, अगर आप डिफोरेस्टेशन नहीं चाहते तो ये करना बहुत क्या है बेटा, आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है, क्लियर है क्या, क्या है, डेटा देखो क्या है। अगर आपको 1 टन ऑफ कागज बनाना है तो कहता है वो बनता है, इज मेड फ्रॉम 17 फुली ग्रोन ट्रीज। अब समझना बेटा, 17 जो आपके पूरे मच्योर पेड़ काटोगे ना, वो तो उनसे क्या बनता है, 1 टन कागज बनता है बेटा। 17 पूरे पेड़ों से क्या बनता है, 1 टन कागज बनता है। ये बात एक डेटा आप याद रखेंगे बेटा, कहीं आ जाए तो। अगर 1 टन कागज मुझे बनाना है ना, तो उसके लिए मुझे 17 पेड़ काटने पड़ेंगे, 17 फुली ग्रोन पेड़। इसलिए हमें वी शुड यूज, इसीलिए वी शुड रीयूज एंड रिसाइकल पेपर। इसीलिए हम चाहते हैं कि पेड़ों की कटाई ना हो, तो क्या करें, कागज का पुनः इस्तेमाल तथा पुनः चक्रण करें। अगर यूज कर सकते हो, अगर किसी कागज का आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो तो कर लो ना यार, बढ़िया ही है ना, उससे नए कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर तुम्हारे बस की बात है, अगर कोई कागज दोबारा इस्तेमाल हो सकता है किसी और कार्य में, है ना, तो उसका दोबारा इस्तेमाल करो। और अगर कोई कागज बहुत बेकार हो जाए, खराब हो जाए, तो उसका रिसाइकल कर दो, पुनः चक्रण कर दो, आवश्यक है। नहीं तो भाई साहब सोचो ना, देखो ये डेटा समझो आप, 1 टन कागज के लिए कितने पेड़ काट रहे हो बेटा आप, 17 फुली ग्रोन पेड़ काट रहे हो बेटा आप। इसलिए ये जरूरी है कि बेटा हमें इनको रिसाइकल करना चाहिए, अगर आपको जंगल बचाने हैं, बोलो। और मैं आपको बता दूं, आपको नहीं पता, but each paper can be recycled 3 to 7 times। पता आपको बेटा, एक कागज का आप, जगह बना लूं मैं, आप कहो तो जगह बना लूं, आप कहो तो आओ सर जगह बना लो बेटा। आपको पता है, एक हम कागज का, एक ही कागज का हम बेटा, एक ही कागज का 3 से 7 बार पुनर्चक्रण हो सकता है, याद रखना। तो जब एक कागज का आप 3 से 7 बार रिसाइकल कर सकते हो, पुनर्चक्रण कर सकते हो, तो फिर यार क्यों आप बार बार पेड़ों को काट रहे हो, उसका कर लो ना बेटा आप रिसाइकलिंग। अरे क्लियर है क्या, उसका आप कर लो भाई रिसाइकलिंग, बोलो। हाँ, इससे क्या होगा, इससे पेपर से क्या होगा, पेड़ बचेंगे, एनर्जी बचेगा, वाटर बचेगा, अगर आप ऐसा कर लोगे तो, है ना। इससे क्या होगा, इट सेव्स ट्रीज, एनर्जी और वाटर। कम कागज लगेगा अगर रिसाइकल करोगे, पेड़ बच जाएंगे, पेड़ बच जाएंगे। बहुत सारी जो आपके इंडस्ट्री में एनर्जी वेस्ट हो रही है वो बच जाएगी, बहुत सारा पानी इस्तेमाल हो रहा है कागज को बनाने में वो बच जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। इससे पेड़ों, पानी
तथा क्या होता है बच्चा, ऊर्जा का बचाव होता है अगर तुम कागज का पुनर्चक्रण करने लग जाओगे तो। और इससे क्या होगा, इट आल्सो अवॉइड रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन पेपर इंडस्ट्री। ऑब्वियस सी बात है, जहां कागज बन रहा है, वो जो उद्योग है, वो जो फैक्ट्री है, वो जो कारखाने हैं, जब कागज बनता है तो उससे बहुत सारे हानिकारक पदार्थ निकलते हैं। तो अगर रिसाइकिल कर लोगे तो बेटा इससे भी बच जाओगे, है ना, है ना, है ना। क्या क्या कागज कारखाने से निकलने वाले हानिकारक पदार्थ कम होंगे अगर आप ये कर लोगे तो। करना भी चाहिए बेटा, प्रकृति की सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी है, प्रकृति को लंबे समय तक बचाए रखना अपनी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ अपने के लिए, मैं बार बार बोलता हूं, ना सिर्फ अपने लिए, आने वाले जनरेशंस के लिए भी करना आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों। तो पेपर को या तो रीयूज करो या रिसाइकिल करो। अगर आप लॉन्ग टर्म तक बेटा इन चीजों को रखना चाहते हैं, जंगल बचाना चाहते हैं, पेड़, पानी, ऊर्जा, हार्मफुल सब्सटेंस आप नहीं चाहते, तो आप बेटा रिसाइकिल करो, किसको, पेपर को, कागज का पुनर्चक्रण करो। बोलो क्लियर है कि नहीं है, तो ले लो स्क्रीनशॉट। मैं आगे बढ़ता हूं। इस चैप्टर का लास्ट और एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, वो आपको करना है, फिर जी कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, चलो जी, छोटा सा टॉपिक और लास्ट टॉपिक है डिफोरेस्टेशन। पहले पढ़ा था डिफोरेस्टेशन, इस चैप्टर का शुरुआत किया था डिफोरेस्टेशन से और अंत कर रहा हूं पुनर्वनीकरण से। पुनर्वनीकरण से, वो था डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई, ये है पुनर्वनीकरण। मतलब क्या है, क्या है, रीबिल्ड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग ट्रीज। अगर वन काट रहे हो तो वन लगाओ भी, वन बनाओ भी, पौधे लगाओ बेटा, है ना, है ना। नए पौधे लगाकर, नए पौधे लगाकर वनों को पैदा करना या वनों को बनाना, या वनों को बनाना जो खत्म हो रहे हैं। जैसे अमेजन जंगल में पहले फायर लगे थे ना कुछ दिन पहले, जो अमेजन फॉरेस्ट था, वहां बहुत भयंकर अग्नि लगी थी, आग लगी थी। अब वहीं पे सरकार कोशिश कर रही है, दोबारा से पेड़ लगाएंगे और अमेजन जो आपका फॉरेस्ट है उसको दोबारा से खड़ा करेंगे। तो हमें ऐसा करना चाहिए बेटा, इसे कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। और इससे क्या होगा, इट विल स्टॉप एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर वन लगाओगे तो मैंने आपको पीछे बताया था बहुत सारे फायदे होंगे, उसके साथ ये भी फायदा है बेटा, है ना। इससे इससे पर्यावरणीय क्षरण, पर्यावरणीय क्षरण नहीं होगा। अगर आप पेड़ लगाते हैं, जंगल बनाते हैं, तो पर्यावरण आपका बचा रह जाएगा, एनवायरनमेंट आपका सुरक्षित रह जाएगा, उसमें रहने वाले जीव जंतु आपके सुरक्षित रह जाएंगे, उसमें रहने वाले पेड़ पौधे आपके सुरक्षित रह जाएंगे। प्यारे बच्चों, इसके लिए प्लीज वी हैव टू प्लांट ट्री। तो इस चैप्टर का एंड मकसद क्या है, इस चैप्टर का एंड गोल क्या है, इस चैप्टर के एंड में आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट क्या है प्यारी सी, कि प्लांट ए ट्री। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक पौधा लगाइए। जो मेरे व्यूअर हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, वो मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे कोई एक पैसा नहीं ले रहा हूं, यूट्यूब पे फ्री लेक्चर दे रहा हूं। तो मेरी इतनी सी फीस है, मेरी इतनी सी फीस है बेटा, कि आप सब मिलके, जितने बच्चे मेरे व्यूअर्स हैं, सभी व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, आसपास जाइए, एक पौधा लाइए और अपने आसपास एक पौधा लगाइए, प्लांट ए ट्री, और प्रकृति को बनाने में अपना अहम योगदान दे। हाँ, द फॉर्मेशन ऑफ नेचर या द फॉर्मेशन ऑफ रिफॉरेस्टेशन में अपना एक स्टेप, अपना एक कदम रख के, मेरी ये है गुरु दक्षिणा, ये कर दो आप मेरे लिए।
एक पौधा अवश्य लगा देना। ये चैप्टर हुआ समाप्त, लास्ट चैप्टर है। इसके बाद फाइबर, सिंथेटिक फाइबर एंड पॉलीमर्स, वो मैं कल करवा दूंगा। और उसके बाद आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेके आ रहा हूँ बेटा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जो बीच में नुकसान होता है मैं कोशिश करता हूँ उसकी भरपाई कर दूँ। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अच्छे से देखो, पढ़ो, मेहनत करो, लक्ष्य को नहीं त्यागना है, लगातार मेहनत करनी है, रुकना नहीं है, लगे रहना है, सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। माँ बाप की सेवा करना, इज्जत करना, उनके सपने को संपूर्ण करने के लिए मेहनत जरूर करना बेटा। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।